जापान ने अभी रिसेंटली एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने एक सेकेंडरी कैपिटल बनाने का प्रपोजल रखा है। तो जापान की अभी करंट कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पे कुछ रिस्क्स हैं जो कि प्रेजेंट है, जैसे कि वहां पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं, सुनामी का रिस्क है जापान में। तो अगर ये हो जाता है, टोक्यो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एक सिस्टमिक डिसरप्शन आ जाएगी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस आ जाएगा। और उनको चाहिए थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ताकि उनकी जो नेशनल फंक्शंस हैं ऐसी किसी सिचुएशन में ये चलते रहें, डिजास्टर रेजिलियंस आ जाए और डिसेंट्रलाइजेशन हो और रीजनल ग्रोथ जो है वो बढ़े। तो अब इसके लिए ओसाका, फुकुओका, आइची, होकाइडो ये सब प्रपोज्ड कैंडिडेट्स हैं। बट ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया को भी दो कैपिटल फॉर्मूला पे शिफ्ट होना चाहिए, और इसी को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ नहीं स्पेंड करेंगे। लेक्चर शुरू करें उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। तो चलो देखते हैं। शुड इंडिया हैव अ सेकंड कैपिटल? तो अब ये जो मुद्दा है ना, ये जो बात है, इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के बाद से एक ही नेशनल कैपिटल है, जो है हमारी दिल्ली। बट इंडिपेंडेंस से पहले हमारी दो कैपिटल्स थी, एक थी कैलकटा और एक थी शिमला। इवन अगर हम मुगल पीरियड में भी जाएं तो भी दिल्ली और आगरा, और दूसरी जो होती थी वो होती थी श्रीनगर। एंड 1955 में डॉक्टर अंबेडकर की जो बुक थी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हैदराबाद जो है वो इंडिया की सेकंड कैपिटल होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस दिए थे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। तो अब इसको हम अपने यूपीएससी के टॉपिक के हिसाब से आगे परस्यू करेंगे कि इंडिया की सेकंड कैपिटल क्यों होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेकंड कैपिटल। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि ये एक ओल्ड आइडिया है, कोई नया डिबेट नहीं शुरू हुआ है। तो सेकंड कैपिटल का आइडिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नेशनल कैपिटल कौन सी होगी, ये डिसाइड करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करनी चाहिए वो होनी चाहिए कन्वीनियंस ऑफ सिटीजन्स। तो इस वजह से उन्होंने हैदराबाद को इंडिया की सेकंड कैपिटल के तौर पे प्रपोज किया था, क्योंकि हैदराबाद की एक सेंट्रल लोकेशन थी, वहां का क्लाइमेट भी सही है और कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कारण दिए अपने इस आर्ग्यूमेंट के लिए? पहला था नॉर्थ साउथ इंटीग्रेशन। तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो जनरली फील करते हैं कि नेशनल कैपिटल जो है वो बहुत दूर है, एंड ये बात गलत भी नहीं है। लाइक इंडिया इज वेरी बिग, तो दिल्ली बहुत दूर पड़ता है, दिल्ली दूर है। और वो ये भी फील करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से डोमिनेटेड है। अगर एक सेकंड कैपिटल होगी साउथ इंडिया में, तो इससे जो ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है ना, ये कम होगा और नेशनल यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। दूसरा उन्होंने कहा कन्वीनियंस, कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। दूसरा, लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंसेस हैं जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट होते हैं सिटीजन्स के लिए और ऑफिशियल्स के लिए, स्पेशली फ्रॉम सदर्न स्टेट्स। और तीसरा उन्होंने आर्गुमेंट दिया नेशनल डिफेंस, यानी कि दिल्ली जो है हमको भी पता है कि वो इधर पाकिस्तान के बहुत पास है और इधर चाइना से भी काफी करीब पड़ता है। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको एक अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर चुनना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके ज्योग्राफिकल रीजंस, कि ये ज्योग्राफिकली क्यों हमें एक सेकंड कैपिटल और चुननी चाहिए। तो दिल्ली जो है ना वो बहुत ही एक वल्नरेबल प्लेस है, क्योंकि ये साइज्मिक जोन 4 में आती है, जहां का हाई अर्थक्वेक रिस्क रहता है कि एक बार अर्थक्वेक आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा है यहाँ का क्लाइमेट, कि यहाँ पे बहुत तगड़ी हीट वेव्स आती हैं और विंटर्स भी यहाँ की बहुत खतरनाक होती हैं, और एयर पोल्यूशन का तो आप सबको पता ही है। देन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ही एक और फैक्टर आ जाता है कि ये दो एनिमी कंट्रीज से बहुत पास पड़ती है, और अगर वॉर के टाइम पे यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है या एक्सेसिव बॉम्बिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग जो है वो खत्म हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो एक ही शहर में कंसंट्रेटेड है। तो या तो कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गया, या फिर
कोई मैन मेड डिजास्टर, सिक्योरिटी क्राइसिस इसको बिल्कुल खत्म कर सकता है, जिससे कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसरप्ट हो जाएगी। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ही एक और फैक्टर है बेटर ज्योग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी। अब इंडिया टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट ऑलमोस्ट 3200 3000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है। तो जो सिटीजन्स हैं जैसे सदर्न स्टेट्स के, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके लिए ये बहुत दूर पड़ता है एज कंपेयर टू पीपल फ्रॉम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एज कंपेयर टू दीज पीपल। तो अगर एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा सेंट्रल या सदर्न इंडिया में, ओके, तो उससे क्या होगा कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनका ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, उनकी एक्सेस बढ़ेगी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, और इससे गवर्नेंस जो है वो और ज्यादा ज्योग्राफिकली इंक्लूसिव हो जाएगी, और एक ये फीलिंग भी उनके अंदर कम होगी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड है। देन स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी रीजंस में अगर हम देखें, तो मॉडर्न गवर्नेंस गवर्नमेंट्स जो हैं उनको कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, ताकि वॉर, टेररिज्म, लार्ज स्केल डिजास्टर्स के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती रहे। बट अब हमको पता है कि दिल्ली में पार्लियामेंट भी दिल्ली में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी दिल्ली में, सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिल्ली में, सारे डिप्लोमेटिक मिशंस दिल्ली में। तो इससे क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिएट हो जाता है। तो अगर दिल्ली टेम्परेरीली एक्सेस इनएक्सेसिबल हो जाए, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की वजह से, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, टेररिस्ट अटैक, साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या लार्ज स्केल कोई सिविल इमरजेंसी हो जाए कि यहाँ पे बायो वेपन छोड़ दिया जाए, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट फंक्शनिंग जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी, पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। फोर्थ इसके जो फेवर में आर्गुमेंट है वो है कि इट स्ट्रेंथन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो देखो हमको पता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसमें कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं और बहुत सारी रीजनल डाइवर्सिटी है। अब जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो कंसर्न्स दिखाते हैं कई बार कि जो नॉर्थ पॉलिटिकल पावर है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही एक्सेसिवली सेंट्रलाइज्ड है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बात खुद रिकॉग्नाइज की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम यूनियन गवर्नमेंट के एक पार्ट को कहीं और लोकेट कर देते हैं, साउथ में लोकेट कर देते हैं, तो इससे जो सिटीजन्स हैं उनकी इमोशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी और ये आइडिया को बल मिलेगा कि यूनियन जो है वो पूरे देश को इक्वली बिलोंग करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को। तो सेकंड कैपिटल अगर आप बनाएंगे तो इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, सेंटर स्टेट इंटरेक्शन इंप्रूव होगा, रीजनल जो एलियनेशन है वो कम होगा, और नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो रीइंफोर्स होगा। देन फिफ्थ जो इसके फेवर में आर्गुमेंट है वो ये है कि कैपिटल्स जो होती है ना, अब दिल्ली एनसीआर ही है, वो नेचुरली बहुत सारे फैक्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सर्विस इंडस्ट्री, स्किल्ड प्रोफेशनल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सब कैपिटल्स जो है वो अट्रैक्ट करती है। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनसे क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली ड्राइव होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ आती है कैपिटल सिटी में और उसके सराउंडिंग एरियाज में, जैसे दिल्ली के आसपास दिल्ली एनसीआर जो है वो पूरा कितना ज्यादा इस टाइम अर्बनाइज्ड है, कितनी सारी वहां पे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हैं, आईटी सेक्टर है, ये सब चीजें हैं। तो सेकंड कैपिटल अगर बनती है तो इससे ये जो डेवलपमेंट है ये दूसरे रीजन में भी स्टिमुलेट की जा सकती है, कि आप सेकंड कैपिटल बनाएंगे तो वहां पे हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, अर्बन डेवलपमेंट होगी, माइग्रेशन प्रेशर जो दिल्ली पे है इस टाइम कि पूरे इंडिया से लोग दिल्ली आके रहना चाह रहे हैं वो कम होगा, और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी कि दो कैपिटल्स को कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आम लोगों की भी बहुत हेल्प होगी और एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देन सिक्स्थ है रिड्यूसिंग ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। तो इंडिया की पॉलिटिकल, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड है, और इस तरह की कंसंट्रेशन से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर है, ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन, ये सब वो सब, ट्रैफिक कंजेशन है, यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और सिक्योरिटी कॉस्ट भी यहाँ की बहुत ज्यादा हो जाती है। सो अगर आप दो कैपिटल्स बना देते हो तो ये जो लोड है ना, ये दो लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस जो हैं ये दो लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देन सेवंथ है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस रेजिलियंस। तो
क्लाइमेट चेंज सबको पता है आजकल उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो आज जो गवर्नमेंट्स हैं वो एम्फसाइज क्या करती हैं कि आप डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहें, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आप इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस रखें और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बनी रहे किसी भी सिचुएशन में। अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप्स जो हैं, बैकअप सेंटर्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, और जिससे गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं ताकि अनइंटरप्टेड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर रहे इमरजेंसीज के टाइम पे। एट्थ है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे कंट्रीज ने ये अप्रोच ले रखी है, जैसे साउथ अफ्रीका है, उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल है यानी कि उनका पार्लियामेंट कहाँ है, केप टाउन में, और जुडिशियल कैपिटल क्या है, ये ब्लॉमफोंटेन। ऐसे ही मलेशिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्राज्या और लेजिस्लेटिव एंड कमर्शियल कैपिटल है कुआलालंपुर। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है और हेग जो है वहां पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इनकी बैठती है। बोलीविया और श्रीलंका में भी हमको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन भी एक इसका एक आर्ग्यूमेंट इन फेवर हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देखो डायरेक्टली नहीं कहता कि आप सेकंड कैपिटल बनाओ, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रीजनल डेवलपमेंट, इक्वालिटी अमंग स्टेट्स, नेशनल इंटीग्रेशन, एफिशिएंट गवर्नेंस, इन सब चीजों की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेकंड जो कैपिटल होगी वो इन सब चीजों को स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत बनाएगी। अब देख लेते हैं इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं सेकंड कैपिटल के, कि क्यों नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इंडिया का अभी जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, जिसमें कि पावर जो है वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ओके। अब स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनके इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर्स हैं, उनका पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, ये सब पे उनका कंट्रोल है। एग्रीकल्चर की पॉलिसीज वो लॉज अपने खुद बनाते हैं, लोकल गवर्नेंस उनके हाथ में है। फिर उसके बाद सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए भी कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, जोनल काउंसिल्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो दो कैपिटल बनाने की बजाय इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने से अचीव की जा सकती है। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है वो है एनॉर्मस फाइनेंशियल कॉस्ट। अब अगर आप दूसरी जगह पे एक नई कैपिटल बनाओगे तो वहां पे आपको पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे, मिनिस्ट्रीज के, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के घर बनाने पड़ेंगे, आपको हजारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे और अफसरों के लिए तो बंगलो बनाने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स बनाने पड़ेंगे जहां पे दूसरे देशों के एम्बेसडर वगैरह के लिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, रोड्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो और अदर सिविक एमेनिटीज। तो इससे टैक्स पेयर्स के ऊपर बहुत ही हैवी बर्डन जो है वो आएगा, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। तो एक फुल फ्लेज्ड कैपिटल बनाना, इन फैसिलिटीज को डुप्लीकेट करना सिर्फ टैक्स मनी की वेस्टेज होगी, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। थर्ड है ह्यूज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन दिल्ली। तो दिल्ली में ऑलरेडी पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा, हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज और फॉरेन एम्बेसीज वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। वो डेकेड्स की एक इंस्टीट्यूशनल डेवलप, डेकेड्स के ऑलमोस्ट एक सेंचुरी की इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, इनॉर्मस पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, और अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं होगा। देन फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। ओके। तो अगर हम यूनियन गवर्नमेंट को दो कैपिटल से चलाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उससे भी ज्यादा जितनी ये सॉल्व कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन करती रहती है ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एटसेट्रा। तो अब अगर इन मिनिस्ट्रीज को हम दो स्टेट्स में, दो सिटीज में या दो रीजन्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। हर एक फाइल का, स्टाफ का आपको डुप्लीकेशन चाहिएगा। ट्रैवल कॉस्ट जो है बाबुओं की, मिनिस्टर्स की, लोगों की, वो बढ़ जाएंगी। कोऑर्डिनेशन डिलेज होंगे कि यहाँ पे अभी ये पेपर दिया है आपने, फिर वो वहां जाएगा, फिर वहां से वो अप्रूव होके फिर वापस आएगा, फिर आपको मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन डिलेज बहुत हो जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेट कोई इमरजेंसी रहेगी तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन भी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो
ये जो 2 कैपिटल वाला अरेंजमेंट है ना, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा भी क्रिटिक्स कहते हैं। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस्ड द नीड फॉर फिजिकल सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है कि ये जो आर्गुमेंट था 2 कैपिटल्स का, ये दिया गया था 1950s में, जब ट्रैवल करना, कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। ओके, इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। फॉर एग्जांपल 1950s में ट्रेन्स वगैरह इतनी नहीं थी, प्लेन्स वगैरह तो ना के बराबर थे। लेटर्स और फाइल्स को ट्रांसफर करने में टाइम लगता था। टेलीफोन वगैरह भी बहुत ही लिमिटेड थे और अनरिलायबल थे कि कहीं पे तार टूट जाती है, कुछ हो जाता है। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है वो फिजिकल प्रेजेंस के बिना बहुत डिफिकल्ट थी। बट अभी क्या है, फास्ट ट्रेवल है, इंस्टेंट डिजिटल कम्युनिकेशन है, ईमेल एटसेट्रा एटसेट्रा, रियल टाइम कनेक्टिविटी है कि मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के और नॉर्थ ईस्ट के आईएएस ऑफिसर से, चीफ मिनिस्टर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लेते हैं। तो गवर्नेंस जो है वो आज फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी इफेक्टिव बनाई जा सकती है। तो उसके लिए ऑलरेडी डिजिटल इंडिया मिशन, ई ऑफिस सिस्टम, डिजी लॉकर, सिक्योर गवर्नमेंट क्लाउड सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइल मूवमेंट, ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। देन डिजास्टर रेजिलियंस जो है वो बिना एक सेकंड कैपिटल के भी हम अचीव कर सकते हैं। हमने देखा दिल्ली जो है वो फ्लड्स, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम वेदर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, साइबर थ्रेट्स, इनसे वल्नरेबल है। बट बिना इसको शिफ्ट किए या दूसरी कैपिटल बनाए, हम किस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो इंश्योर कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी कमांड सेंटर्स को आप एस्टेब्लिश करो जो कि ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आप डिजिटल बैकअप्स को मेंटेन करो जो कि सिक्योर हो, डेटा सेंटर्स हो अलग अलग लोकेशंस में। कम्युनिकेशंस में रिडंडेंसी लाओ कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाए तो आपके पास बैकअप हो, आपके पास उस बैकअप का भी बैकअप हो, फिर उस बैकअप का भी बैकअप हो। तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स में रिडंडेंसी लाओ, वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, सैटेलाइट, फाइबर, रेडियो नेटवर्क्स, इनमें इनेबल रिमोट फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, ताकि आप कहीं से भी काम कर सको। और कंडक्ट रेगुलर कंटिन्यूटी एक्सरसाइज जैसे कि सिमुलेशन, डिजास्टर ड्रिल्स, इस तरह की चीजें। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने ऐसे कंटिन्यूटी प्लान्स जो हैं वो बनाए हुए हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, माउंट वेदर एंड रेवन रॉक में उन्होंने ऐसी साइट्स बनाई हुई है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाके वहां पे उन बंकर्स में जाके काम कर सकते हैं। इसी तरह यूके ने भी अंडरग्राउंड बंकर्स और डिस्पर्स्ड फैसिलिटीज बनाई हुई है। सिमिलर सिस्टम्स आपके ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। जापान ने भी बैकअप सेंटर्स और रिमोट वर्किंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर रखी हैं, बट जापान अब सेकंड कैपिटल ढूंढ रहा है। सिंगापुर ने भी स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि गवर्नेंस की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रख सके। पॉलिटिकल और रीजनल चैलेंजेस भी हैं कि अगर आपने मान लो हैदराबाद को सिलेक्ट कर लिया, बैंगलोर को सिलेक्ट कर लिया, नागपुर को सिलेक्ट कर लिया, एक को अगर आप चूज कर लोगे तो फिर बाकी स्टेट्स भी कहेंगे कि एक हमारे यहाँ भी बनाओ। इससे रीजनल कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो और ज्यादा डीपन हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग यूनिटी, ये नई रीजनल डिस्प्यूट्स को खड़ी कर सकता है। फिर एट्थ है कि रिस्क ऑफ वीकनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। तो वन ऑफ द एडवांटेज के सिंगल पॉइंट पे आपकी जो कैपिटल है वो ये है कि यहाँ पे एक कॉमन सेंटर आपको मिलता है नेशनल डिसीजन मेकिंग का, डिप्लोमेसी का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का, मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन का। बट अगर आप 2 कैपिटल बना दोगे तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि की डिसीजंस कहाँ पे लिए जाएंगे। ओके, कौन सा सिटी जो है वो ज्यादा नेशनल इवेंट्स को होस्ट करेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल्स को किस तरह से मूव करना है, उसमें ट्रैवल टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, डिले होगा। और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में भी गैप्स आएंगे, इनएफिशिएंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंडिया जितने बड़े कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स जो ऑलरेडी ही इतना है, वहां पे एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो ग्रेटर क्लैरिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। देन नाइन्थ है इन्वायरमेंटल एंड अर्बन कोस्ट, कि अगर आप एक और नेशनल कैपिटल डेवलप करते हो तो उससे आपको हजारों एकड़ जमीन लेनी पड़ेगी, आपको लार्ज स्केल अर्बन एक्सपेंशन करना पड़ेगा, उससे पानी बिजली की डिमांड और बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपको चाहिएंगे मैसिव स्केल पे, और नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा उस एरिया का, एग्रीकल्चर लैंड का लॉस होगा, लोकल कम्युनिटीज को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा और कार्बन एमिशंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है दैट शुड गाइड आवर choices, not short term ambition. एंड देन लास्ट में अंबेडकर जी का पॉइंट कि उन्होंने जिस टाइम पे हैदराबाद को सेकंड कैपिटल
प्रपोज किया था, उस टाइम की रियलिटीज अलग थी। जैसा हमने देखा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स कम थे, एयर कनेक्टिविटी पुअर थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पुअर थी, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत वीक थे। बट आज ऐसा नहीं है। तो उनके कंसर्न सही थे, बट वो उस टाइम के लिए सही थे। उस टाइम पे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो सकते थे। बट आज डिजिटल एज में ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो वे फॉरवर्ड क्या किया जाए, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए? तो सबसे पहला है फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप कुछ मिनिस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज कर दो, ट्राइब्यूनल्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को डिफरेंट सिटीज में आप लोकेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वन आर्टिकल 130 में ऑलरेडी कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस बिठा सकते हैं, तो आप वो कीजिए। पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनको कभी कभार दिल्ली के बाहर आप लगा सकते हैं, जैसे नागपुर में या इस तरह के सिटीज में। आप जो यूनियन मिनिस्ट्रीज है उनके रीजनल ऑफिसेज खोलिए कुछ सिलेक्टेड सिटीज में। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज होगी और लोगों के और पास जा पाएगी, और इससे दिल्ली पे जो प्रेशर है वो कम होगा और रीजनल डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। दूसरा है स्ट्रेंथन कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। तो एक अल्टरनेट इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो कुछ दिल्ली के बाहर डेवलप होने चाहिए, जिनमें कि आपके सिक्योर डिजिटल बैकअप्स जो हैं वो टाइमली जनरेट होते रहें, गवर्नमेंट रिकॉर्ड सारे वहां पे स्टोर हों, रिडंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्ड किए जाएं, रिमोट फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट और पार्लियामेंट जो है उसकी प्रैक्टिस की जाए कि इमरजेंसी में किस तरह से आप दूसरी जगह से ये सब चीजें कंडक्ट कर सकते हो, और रेगुलर इनकी एक्सरसाइज और ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की जाए। थर्ड स्टेप आप ले सकते हो कि आप डिजिटल गवर्नेंस को एक्सेलरेट करो, कि आप ई ऑफिस सिस्टम जो है उसको एक्सपैंड करो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिजिटल इंडिया को स्ट्रेंथन करो, गवर्नमेंट का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करो, स्ट्रेंथन करो, पेपरलेस गवर्नेंस को प्रमोट करो, ताकि अगर ये सब फाइलें डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, जो कि आग लगती रहती है रेगुलरली, जैसे कोई स्कैम सामने आता है मिनिस्ट्री में आग लग जाती है, तो आप पेपरलेस गवर्नेंस को इंश्योर करो थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ई फाइल्स, साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करो, और क्रिटिकल जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा सिक्योर करो। देन नेक्स्ट है डीपन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरस्टेट काउंसिल है उसको एक्टिवेट करो, रेगुलर मीटिंग्स करवाओ उसकी। जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग के रोल को और स्ट्रेंथन करो, सेंटर स्टेट कंसल्टेशंस जो हैं उनको मेजर पॉलिसी डिसीजंस का हिस्सा हिस्सा बनाओ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर बढ़ेगा तो उससे ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, और इंक्लूसिव और बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर हो। देन है प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। कैसे? कि रीजनल ग्रोथ को आप बढ़ावा दीजिए थ्रू डेवलपिंग रीजन सच एज हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, कानपुर कानपुर कोलकाता। इससे क्या होगा कि इन एरियाज में आप ट्रांसपोर्ट में, हायर एजुकेशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, एडमिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। इंडस्ट्रीज को एनकरेज कीजिए कि वो दिल्ली एनसीआर के बाहर बाकी रीजन्स में भी एक्सपैंड करें। इंप्रूव एक्सेस टू नेशनल इंस्टीट्यूशन, कि आप रीजनल बेंचेस बिठाइए नेशनल ट्राइब्यूनल्स की। फिर दूसरा, आप जो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनके रीजनल ऑफिस को एक्सपैंड कीजिए, कैग, यूपीएससी, एनएचआरसी, इन सबको। वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स को प्रमोट कीजिए, मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें बेटर एक्सेस होगी लोगों की, जिससे कि जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है सभी सिटीजन्स के लिए इंश्योर हो। देन सेवंथ है कि आप दिल्ली का रेजिलियंस जो है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, कि यहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और डिजास्टर रेजिलेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाओ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स को डेवलप करो अच्छे से ताकि वो एफिशिएंट हो पाए। साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करो। पॉल्यूशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जो हैं उनको आप एड्रेस करो। और एक एविडेंस बेस्ड जो रिव्यू है वो कंडक्ट कीजिए एक एक्सपर्ट कमीशन बिठा के, और उसको ताकि वो पीरियोडिकली असेस कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, डिजास्टर रेजिलियंस को, रीजनल एक्सेसिबिलिटी को, और नेशनल सिक्योरिटी नीड्स को। रिव्यू द फीजिबिलिटी ऑफ फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन इवॉल्विंग गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो अगर इस तरह के रिव्यूज रेगुलर होते रहेंगे तो उससे इंश्योर होगा कि जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो रेलेवेंट रहें, इफेक्टिव रहें, और इंडिया की चेंजिंग नीड्स के साथ अलाइंड रहें। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम अगर गवर्नमेंट फिर से बंद कर दे तो आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो यू वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज रावनुप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड, हैव अ ग्रेट डे।